सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट यौगिक नाइट्रिक अम्ल HNO3। जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसको सोरे का अम्ल भी बोलते हैं या इसको एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक नाइट्रिक अम्ल। पहले देखते हैं नाइट्रिक अम्ल का विरचन। विरचन का मतलब बनाने की विधियां। नाइट्रिक अम्ल का विरचन और विरचन में देखते हैं पहले प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि देखो, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये होता है सोडियम नाइट्रेट। KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करके बनाया जाता है। देखो ये NaH, एक H यहाँ NO3 में जुड़ जाएगा, HNO3 हो जाएगा। एक तो ये बनेगा HNO3, एक बनेगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसी प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में जब कंसंट्रेट H2SO4 को गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है HNO3 और बनता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल ये सोडियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करके बनाते हैं। अब दूसरी विधि देखते हैं, ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि ये नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि है। ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि है। तो इस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, देखो इस वेरी इंपॉर्टेंट है ओस्टवाल्ड विधि। देखो इस विधि में अमोनिया का NH3 अमोनिया का वायु की ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। वायु की ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं और उत्प्रेरक होता है प्लेटिनम या रोडियम। इसको गॉज उत्प्रेरक भी बोलते हैं। रोडियम को गॉज उत्प्रेरक। जब अमोनिया का प्लेटिनम या गॉज उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करते हैं और टेम्परेचर होता है लगभग 500 केल्विन और 9 बार। 500 केल्विन टेम्परेचर और वायुमंडल की दाब कितना, 9 बार। तो अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है। ये 4NH3 5O2, तो ये बनता है 4NO प्लस 6H2O। तो अमोनिया का ऑक्सीकरण कहीं में हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड में NO में ऑक्सीकरण हो गया। अब ये जो NO बनी, NO का वायु की ऑक्सीजन के द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है। तो ये बन जाएगा 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये पानी में घुल जाती है, NO2 है ना, 3NO2 लेंगे प्लस H2O लेंगे तो ये बनेगा 2HNO3 प्लस NO। तो ये बनता है नाइट्रिक अम्ल। और NO गैस फिर से इसमें प्राप्त होती है कुछ मात्रा में। ये NO
गैस का वायु की ऑक्सीजन के द्वारा फिर से NO2 में ऑक्सीकरण होता है, तो ये NO2 बन जाती है, पानी में ये अवशोषित होकर के ये नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो ये ओस्टवाल्ड विधि, देखो ये इंपोर्टेंट समीकरण है ओस्टवाल्ड विधि की। क्या है ओस्टवाल्ड विधि? कि अमोनिया का वायु की ऑक्सीजन के द्वारा प्लेटिनम या रोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इन कंडीशन में ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। देखो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? देखो यहाँ से हाइड्रोजन, किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन का त्याग करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन के द्वारा फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में इसका ऑक्सीकरण होता है। इसको पानी में अवशोषित करने पर, या कहें कि ये पानी के साथ में अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो इस प्रकार से जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है ना, ये नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन प्राप्त होता है। HNO3 का क्या प्राप्त होता है? ये तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इस विलयन का प्रभाजी आसवन करने पर, इसका जब प्रभाजी आसवन करते हैं तो HNO3 का 68% सॉल्यूशन प्राप्त होता है। द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रिक अम्ल का 68% सॉल्यूशन प्राप्त होता है। यानी कि इसमें अब भी 32 ग्राम जल इसमें उपस्थित होता है। इसका कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण करने पर HNO3 प्राप्त होता है। लगभग 98% HNO3 प्राप्त होता है। तो ये बात ही नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की, या कहे जो व्यावसायिक विधि है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की, ओस्टवाल्ड विधि है ना। पहले अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं NO में, NO का फिर NO2 में ऑक्सीकरण होता है। NO2 की जल के साथ में विक्रिया होने पर नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन प्राप्त होता है, जिसको पहले प्रभाजी आसवन करते हैं, फिर इसका निर्जलीकरण करते हैं H2SO4 के द्वारा, तो हमको 98% HNO3 प्राप्त होता है। तो ये बात ही नाइट्रिक अम्ल का विरचन। अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुण। पहले देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो जो नाइट्रिक अम्ल होता है, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो होता है, ये एक रंगहीन द्रव होता है। शुद्ध नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? रंगहीन होता है। और इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 355.6 केल्विन। इस टेम्परेचर पर ये उबलता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? क्वथनांक 355.6 केल्विन होता है। और इसका जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है 1.504 ग्राम प्रति ml प्रति मिलीलीटर। इतना इसका घनत्व होता है, यानी कि ये पानी से लगभग 1.5 गुना भारी होता है। और जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये त्वचा को जला देता है और त्वचा पर जो है पीले रंग के फफोले पड़ जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल रखने पर प्राय नाइट्रिक अम्ल का रंग जो होता है वो पीला पड़ जाता है, क्योंकि प्रकाश के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का NO2 में इसका अपघटन होता है। इस प्रकार से HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, नाइट्रिक अम्ल का प्रकाश के द्वारा, HNO का मतलब ये फोटोन है, प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल का NO2 में इसका ऑक्सीकरण होता है, अपघटन होता है। NO2 में इसका अपघटन होता है और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है ये नाइट्रिक अम्ल में घुल करके उसको पीला कर देती है ना। वैसे जो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल होता है वो क्या होता है? रंगहीन होता है।
लेकिन कुछ समय के पश्चात रखा रहने पर नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो उसका कलर पीला हो जाता है, क्योंकि प्रकाश के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का NO2 में विघटन होता है और ये NO2 गैस नाइट्रिक अम्ल में घुल करके उसको पीला कर देती है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसकी जो संरचना होती है वो नाइट्रिक अम्ल की संरचना जो है होती है, संरचना स्ट्रक्चर जो होती है ना नाइट्रिक अम्ल की, वो समतलीय होती है, समतलीय है ना, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, समतलीय होती है। देखो इस प्रकार से ये O परमाणु होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर H परमाणु N और ये O। इस प्रकार से प्लेनर यानी कि सभी परमाणु एक ही तल में होते हैं। ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है, ये जो एंगल होता है ये 130 डिग्री का होता है। ये जो यहाँ से H से लेकर O तक बंद होता है ये 96 पिकोमीटर का होता है, PM 96 पिकोमीटर। ये NO आबंध जो होता है वो ये 140.6 पिकोमीटर का होता है ना। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर के। और ये जो आबंध होता है NO आबंध 121 पिकोमीटर होता है। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना इसकी जो संरचना होती है वो समतलीय होती है। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक, ये बात हुई इसके भौतिक गुणों की। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। पहला देखते हैं इसका अम्लीय गुण। अम्लीय गुण, देखो जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये परबल अम्ल होता है, ये एक परबल अम्ल है। ये पानी में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और नाइट्रेट आयन देता है। इस प्रकार से देखो जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल क्या देते हैं, अम्ल वे होते हैं जिनसे जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं, है ना। देखो ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना ये पानी में घुल करके देखो ये यहाँ से H आयन देता है और जो H आयन होते हैं ना वो पानी के साथ में क्रिया करके ये इस रूप में नहीं रहते पानी में, बल्कि ये बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ये है हाइड्रोनियम आयन और ये है नाइट्रेट आयन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो इसके जलीय विलयन में ये हाइड्रोनियम आयन होते हैं, इसलिए जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना ये एक परबल अम्ल होता है। और जो अम्ल होते हैं अम्ल अक्षारों के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे HNO3 है, ये NaOH KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इनके साथ में क्रिया करके लवण बनाता है। जैसे NaOH के साथ में NaNO3 बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, है ना, और ये बन जाएगा H2O, ये बन गया एक लवण और पानी बनता है। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये एक परबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। इसके जलीय विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन होते हैं, है ना। अम्ल जो होते हैं क्या, जो H आयन देते हैं, लेकिन जो H आयन होते हैं वो पानी में इस रूप में नहीं रहते, बल्कि ये पानी के साथ में अभिक्रिया करके ये H इसमें जुड़ जाएगा, क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, जो अक्षारों के साथ में, है ना, के साथ में क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो ये बात हुई अम्लीय गुण। दूसरा ऑक्सीकारक गुण। देखो जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये एक परबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। नाइट्रिक अम्ल एक परबल ऑक्सीकारक होता है और जो ऑक्सीकरण के उत्पाद होते हैं वो ताप पर, नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पर और जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है उसकी प्रकृति पर ऑक्सीकरण के उत्पाद निर्भर करते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम
है ना, AuPT, ये उत्कृष्ट धातुएं होती है। इन धातुओं को छोड़ करके जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये अधिकतर धातुओं के साथ में अभिक्रिया करता है। ये धातुएं उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, अक्रिय धातुएं होती है, ये नाइट्रिक अम्ल के साथ में ये अभिक्रिया नहीं करती। अधिकतर जो धातुएं होती है ना वो नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है। जैसे कुछ रिएक्शन देखते हैं। देखो जो कॉपर होता है, कॉपर Cu प्लस HNO3, देखो जब कॉपर की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 के साथ में कराते हैं तो कराने पर यह बनता है कॉपर नाइट्रेट, है ना, CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, और इसको बैलेंस करेंगे 3Cu प्लस 8HNO3, तो ये हो जाएगा 3CuNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट, या इसको कहते हैं क्यूप्रिक नाइट्रेट, और प्लस बनेगा 2NO, है ना, क्योंकि 3 दूनी 6 तो N तो यहाँ हो गए 2NO, और पानी के कितने अणु बनेंगे 8H है ना, तो 4H2O। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है तनु नाइट्रिक अम्ल कॉपर के साथ में विक्रिया करके ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट या क्यूप्रिक नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, या कहें ये तनु नाइट्रिक अम्ल कॉपर नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कर देता है। तो तनु नाइट्रिक अम्ल तो इस प्रकार से अभिक्रिया करता है, और जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है वो इस प्रकार से अभिक्रिया करता है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, Cu प्लस कंसंट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये होता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 और प्लस 2H2O। तो जब सांद्र HNO3 के साथ में रिएक्शन होती है ना तो ये बनती है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनती है। इसी प्रकार से देखो जब जिंक धातु के साथ में रिएक्शन कराते हैं Zn प्लस HNO3, जब कराते हैं डाइल्यूट HNO3 की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ में, तो रिएक्शन को ध्यान रखो, यहाँ पर ये 4Zn लगता है, 10HNO3 लगता है, तो ये जिंक नाइट्रेट बनता है 4ZnNO3 का होल ट्वाइस, 4ZnNO3 का होल ट्वाइस, और बनेगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं, और ये 5H2O, ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हास्य गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस, क्योंकि इसको सूंघने पर जो है ना हंसी आने लगती है। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ में तो रिएक्शन इस प्रकार से होती है, और जब जिंक की अभिक्रिया कराते हैं कंसंट्रेट HNO3 के साथ में 4HNO3 लेंगे कंसंट्रेट, तो ये हो जाएगा जिंक नाइट्रेट, है ना, ZnNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस बनेगा 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और बनेगा प्लस 2H2O, ये बनता है। तो देखो जो अधिकतर धातुएं होती है ना वो नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है ना। गोल्ड प्लेटिनम जो धातुएं होती है वो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। इसी प्रकार से कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम धातुएं होती है ना, ये भी नाइट्रिक अम्ल के प्रति अक्रियाशील होती है, निष्क्रिय होती है, क्योंकि इनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। इनकी सतह पर क्रोमियम एल्यूमिनियम धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है, जिस वजह से इन धातुओं की जो अभिक्रिया होती है ना वो नाइट्रिक अम्ल के साथ में रुक जाती है। तो ये धातुएं भी नाइट्रिक अम्ल के प्रति निष्क्रिय होती है। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट ऑक्सीकारक गुण देखते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये अधातुओं जैसे नाइट्रिक अम्ल
अधातुओं जैसे आयोडीन का आयोडिक अम्ल में, आयोडीन का आयोडिक अम्ल में, और कार्बन का CO2 और सल्फर का H2SO4 में, और फास्फोरस का H3PO4 पे ऑक्सीकरण कर देता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, वो आयोडीन का आयोडिक अम्ल में, कार्बन का CO2 में, सल्फर का H2SO4 में और फास्फोरस का H3PO4 में ऑक्सीकरण कर देता है। और ये समीकरण ध्यान रखिए, देखो जो आयोडीन होती है ना I2 प्लस 10HNO3, ये ध्यान रखो यहाँ पे I2 के साथ में 10HNO3 लगता है, तो ये बनता है 2HiO3 और 2HiO3 प्लस 10NO2 और प्लस पानी के हम देखिए कितने बनेंगे, 2H यहाँ लग गए, प्लस 4H2O प्लस 4H2O। तो जो आयोडीन होती है ना, आयोडीन को ये कंसंट्रेट HNO3 है, ये है आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। तो ये आयोडीन का आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देता है। देखो इसमें ऑक्सीजन, देखो 3 दूनी 1 अणु में तीनों जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन का ग्रहण करना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ये आयोडीन का आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देता है। इसी प्रकार से कार्बन का CO2 में, कैसे, कार्बन प्लस 4HNO3 है ना, कंसंट्रेट है ये, तो ये हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O प्लस 4NO2। ये समीकरण है। कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण कर देता है ना, इसमें ये जुड़ रहा है वो। और सल्फर का S प्लस HNO3, और जो सल्फर होती है ना, सल्फर अणु ये होता है S8, और ये 48 HNO3 अणु लेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा, इसके सारे परमाणु H2SO4 में बदल जाएंगे, 8H2SO4 प्लस बनेंगे 16H2O, 8 दूनी 16 यहाँ है ये H, और 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, 48 हो गए H, है ना, प्लस 48 NO2 बनती है। तो ये सल्फर का सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देता है। और इसी प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये P4, जो फॉस्फोरस होता है ना, फॉस्फोरस का ये होता है, फॉस्फोरस को, और यहाँ पर ये HNO3 के 20 अणु लगते हैं। समीकरण को विशेष रूप से ध्यान रखिए, कंसंट्रेट HNO3, तो ये बनता है 4H3PO4, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अब देखो 4 3 12H यहाँ लग गए, 12 में से 8 बचे तो 4H2O बना दीजिए, 4H2O, 4 दूनी 8 O हो गए, प्लस 20NO2 प्लस 20NO2, तो ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, वो आयोडीन को आयोडिक अम्ल में, है ना, कार्बन को CO2 में, सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में, फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देता है। तो ये देखा हमने, जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये अधातुओं का ऑक्सीकरण किस प्रकार से करता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल सामान्य अपचायकों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे H2S, है ना, H2S जैसे आयोडीन, है ना, इन सामान्य अपचायकों का ये ऑक्सीकरण कर देता है। और इसी प्रकार से होता है फेरस सल्फेट, इनका ये ऑक्सीकरण कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
जो सामान्य अपचायक होते हैं ना, इनको ये ऑक्सीकरण कर देता है। देखो ऑक्सीकरण किस प्रकार से करता है, जैसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का देखते हैं। देखो जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना 2HNO3, आपके याद आसानी से रहे उस हिसाब से लिखवा रहे हैं। तो ये बनाता है H2O प्लस 2NO प्लस 2NO और प्लस 2 और 1 3 प्लस 3O, है ना। पहले ये इस प्रकार से विघटित होता है, इसमें ऑक्सीजन बनती है, 3 O बनते हैं। तो जो SO2 का अणु होता है ना, वो पानी के साथ में पानी का अणु जुड़ता है और एक O ये, तो ये बनता है H2SO4, H2SO4 बनता है। अब देखो यहाँ पे 3 O बन रहे हैं, यहाँ एक O यूज हो रहा है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको बराबर करने के लिए, है ना, और बराबर करके फिर इनको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2HNO3, 2HNO3 और ये हो जाएगा 3H2O, है ना। अरे एक H2O यहाँ इधर बन रहा है, तो इधर लेफ्ट साइड में 3 अणु होंगे तो 2 अणु बचे, एक H2O कट जाएगा, 2H2O, 2HNO3 प्लस 2H2O प्लस ये 3SO2, 3SO2, तो ये हो जाएगा 3H2SO4, 3H2SO4 और प्लस ये कट गया, ये इससे कट गया, प्लस 2NO, 2NO। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देता है। इसको नोट करिए। अब इसी प्रकार से H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण करता है। इसको मैं यहां तक मिटो रहा हूं, ये फिर से आपको लिखनी है समीकरण। नाइट्रिक अम्ल इस प्रकार से विघटित होता है ना, और जो H2S होती है ना, H2S O के साथ में क्रिया करके ये O यहाँ बनी H2O बना लेता है। और देखो सल्फर में यहाँ से H हट गया ना, सल्फर में किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो O को बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी समीकरण को, फिर इसको जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ने पर समीकरण हो जाएगी 2HNO3, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, प्लस 3H2S, है ना। 3O से 3O कट जाएगा, ये 3H2O एक ही हो गया, 4H2O प्लस 2NO प्लस 3S। तो ये H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। चाहे तो एक स्टेप में इस तरीके से लिखो और चाहे ये 2 स्टेप में इसको इस तरीके से लिखिए। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण कर देता है। अब देखते हैं Ki का ऑक्सीकरण किस प्रकार से करता है। पहले वाली समीकरण चारों में ऐसे लिखनी है। अब देखते हैं Ki का। देखो जो पोटेशियम आयोडाइड होता है ना, ये समीकरण तो ऐसे लिखनी है Ki, है ना। Ki से I2 बनना, तो इसके 2 अणु लेंगे, है ना। एक अणु HNO3 का KNO3 बनाने के लिए 2 अणु लेंगे इसके 2HNO3, और एक O लेंगे 2H को पानी में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 2KNO3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा H2O प्लस I2। देखो आयोडीन में ऑक्सीकरण हो गया, पोटेशियम आयोडाइड का ये आयोडीन में, ये धन विद्युतीय तत्व है ना पोटेशियम, तो इसका हटना कहलाता है ऑक्सीकरण। और इसको समीकरण को जोड़ेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 3O है ना, इसमें ये क्या है 3O, बैलेंस करने के लिए फिर उसको जोड़ देंगे। नाइट्रिक अम्ल होता है ये फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण कर देता है। देखो इसमें फेरस आयन है, फेरस आयन के ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें फेरिक आयन है, फेरिक आयन के ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है।
ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ये फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण कर देता है। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, ये सामान्य अपचायकों का SO2 का H2SO4 में, H2S का सल्फर में, Ki का आयोडीन में, फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ये ऑक्सीकरण कर देता है। तो ये हो गए नाइट्रिक अम्ल के इंपोर्टेंट ऑक्सीकारक गुण। और अब इसमें एक लास्ट टॉपिक लेते हैं, भूरा वलय परीक्षण। यह है भूरा वलय परीक्षण, है ना। और इसको रिंग टेस्ट बोलते हैं, सामान्यतः इसको रिंग टेस्ट बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। देखो भूरा वलय परीक्षण क्या होता है, एग्जामिनर भी पूछता है आपसे एग्जाम में। देखो जो नाइट्रेट मूलक होता है ना, नाइट्रेट मूलक है ना, नाइट्रेट जो समूह होता है ना, इसकी पहचान जो होती है वो इस टेस्ट के द्वारा की जाती है। कैसे करते हैं? नाइट्रेट समूह युक्त, जब नाइट्रेट समूह युक्त जलीय विलयन में थोड़ा फेरस सल्फेट मिला करके परखनली की दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो एक भूरे रंग का छल्ला बनता है। अगर भूरे रंग का छल्ला बनता है तो ये विलयन में नाइट्रेट समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है ना। देखो मैंने क्या बताया कि नाइट्रेट समूह युक्त जलीय विलयन में जब फेरस सल्फेट मिला करके प्रखनली की दीवार के सहारे H2SO4 मिलाया जाता है तो एक भूरे रंग का, जहां H2SO4 इस विलयन से मिलता है ना प्रखनली में, वहां पर एक भूरे रंग का छल्ला बनता है। और ये क्या बनता है? भूरा छल्ला बनता है। और इस भूरे छल्ले का बनना ही, इस भूरे रिंग का बनना ही नाइट्रेट समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। देखो ये भूरे रंग का छल्ला किस चीज का होता है, क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा ये छल्ला बनता है? तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए। देखो जो नाइट्रेट समूह होता है, मान लीजिए नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रेट समूह है और इसमें मिलाते हैं हम फेरस सल्फेट। अभी समीकरण आपको लिखवाई थी, फेरस सल्फेट 6FeSO4 + 2HNO3 + 3H2SO4, है ना। देखो नाइट्रेट मूलक कहाँ है? ये HNO3 में है ना। नाइट्रेट समूह युक्त विलयन में फेरस सल्फेट मिलाया और प्रखनली की दीवार के सहारे कंसंट्रेट HNO3 मिलाने पर भूरे रंग का छल्ला बनता है। तो जब इनको मिलाते हैं तो ये NO गैस बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, प्लस 3Fe2SO4 का Fe2SO4 का होल थ्राइस बनता है और प्लस 4H2O बनता है। तो पहले ये बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है ये फेरस सल्फेट के साथ में एक संकर यौगिक बनाती है, NO फेरस सल्फेट के साथ में एक संकर यौगिक बनाती है FeNOSO4। ये संकर यौगिक बनाती है जिसके कारण जो होता है ना, इसका रंग जो होता है ना भूरा होता है। इसका नाम है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट।
ये इस यौगिक का होता है वो भूरे रंग का छल्ला। तो ये बात हुई नाइट्रेट के रिंग टेस्ट की। देखो अगर ये तो हो गई आणविक समीकरण, अभिक्रिया की आणविक समीकरण, इसमें अणु लिखे हुए हैं। जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें इसकी आयनिक समीकरण लिखी हुई है। देखो आयनिक समीकरण किस प्रकार से लिखी हुई है, वो इस तरीके से लिखी हुई है। देखो ये नाइट्रेट आयन है NO3 नाइट्रेट आयन, ये फेरस आयन, फेरस सल्फेट से बनते हैं फेरस आयन, और H2SO4 से H आयन प्राप्त होते हैं, है ना। तो इन जो फेरस आयन होता है, ये नाइट्रेट आयन फेरस आयन को फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत कर देता है और अपने आप अपचयित हो जाता है ये NO में ये अपचयित हो जाता है। तो इसमें से एक O तो यहाँ जुड़ गया, 2O 4H के साथ में पानी बना देंगे 2H2O, और प्लस Fe के ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आवेश को जब बैलेंस करेंगे 3 Fe इधर लेंगे, 3 Fe इधर लेंगे, है ना। तो 3 दूनी 6 और 4 10 यूनिट का, 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव, तो प्लस का 9 यूनिट नेगेटिव चार्ज इधर है और 3 या 9 यूनिट प्लस का चार्ज इधर है। तो इस प्रकार की ये संतुलित आयनिक समीकरण है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, ये जो फेरस आयन है, फेरस आयनों के साथ में अभिक्रिया करके ये संकर आयन बनाती है, ठीक है। और ये जो फेरस आयन होते हैं ना, ये विलयन में इस रूप में रहते हैं, ये हाइड्रेटेड होते हैं, जल योजित होते हैं। एक Fe के साथ में 6 H2O जुड़े होते हैं और प्लस NO। अब ये आयन, वैसे तो ये हेक्सा एक्वा फेरस आयन है, ये आयन जो है NO के साथ में अभिक्रिया करते हैं और ये बनता है FeH2O का होल 5NO प्लस H2O का अणु एक बाहर निकल जाता है और इसका नाम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयन, और इसका रंग होता है भूरा रंग होता है। तो इस वजह से जब नाइट्रेट समूहयुक्त विलयन में फेरस सल्फेट विलयन मिला करके उसमें दीवार के सहारे H2SO4 मिलाते हैं ना, तो ये भूरे रंग का यौगिक बनता है। इस भूरे रंग के यौगिक बनने की वजह से वो भूरे रंग का छल्ला बनता है। तो ये हुआ आपका नाइट्रेट का रिंग टेस्ट।